चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी आती है क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कुछ करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल में पैसा पड़ा हुआ है और अगर हम फिक्स्ड एसेट्स बाय करते हैं या फिर एक्सपेंशन के टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल करते हैं, तो उस वजह से हाउ टू यूटिलाइज जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल में पैसे पड़ा है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें और कितना अमाउंट हमारे कैश फ्लोज में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि हमें मिले कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। तो स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन है, ओके, बट आपको जरूर मजा आएगा। आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए इसको, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आपको क्या दिया है? बीआरएस इंक डील्स इन कंप्यूटर एंड आईटी हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स एंड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 8 years इज एज फॉलोज। तो अपने पास 8 साल का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनाने को काम लगेगा। समराइज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 March 2012 वाज एज फॉलोज, जिसमें आपके पास इक्विटी स्टॉक्स है, 12% बॉन्ड्स और आपके पास एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स है। यही तो करंट एसेट्स है आपका अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और बिकॉज करंट लाइबिलिटीज नहीं है तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कुछ है नहीं, यही आपका अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अभी $3 मिलियन आपका पड़ा हुआ है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस इज 40% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू एंड द फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर कैश। ओके, तो ये कैश फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिसमें एडमिन स्टाफ सैलरी एक्सेट्रा कुछ ना कुछ होगा, which are estimated to be as follows, जिसमें year 1 to year 4 है $1.6 million और year 5 to year 8 है $2 million। An additional advertisement and sales promotion campaign shall be launched requiring expenditure as per the following details, जिसमें आपके पास पीरियड ईयर 1 में $0.5 million है, ईयर 2 एंड 3 में 1.5 है, ईयर 4 एंड 6 में 3 मिलियन है और उसके बाद ईयर 7 एंड 8 में आपके पास $1 million दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 15% as per WDV method, okay, and the company has planned additional capex in the beginning of each year, okay, in the beginning of each year, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, it is in the beginning of each year, depreciation calculate करने में आपको थोड़ा help हो जाएगा for the coming 8 years which is as follows। तो year 1 to year 8 में आप कितना capex करने वाले हो at the beginning वो भी details आपके पास है। investment in working capital is estimated to be 20% of the revenue। applicable tax rate है आपका 30% और cost of equity है 16% का। and the free cash flow is expected to grow at the rate of 5% per annum after 8 years। तो ये आपको टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम लगेगा। वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आप सभी लोग जानते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या लेना चाहिए, तो एफसीएफए, फ्री कैश फ्लो फॉर फॉर्म आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और उसको हम डिस्काउंट किस पे करेंगे, तो उसको हम लोग डिस्काउंट करने वाले केओ पे, ओके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अगर हमें मार्केट वैल्यू इक्विटी कैलकुलेट करना होता तो हम एफसीएफई मॉडल को यूज करते और केई के साथ डिस्काउंट करते। यहाँ पे हमें एफसीएफएफ मॉडल को यूज करना और केओ के साथ डिस्काउंट करना है, ठीक है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हमें एफसीएफएफ के लिए आप जैसे जानते हो इंटरेस्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते और जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे अलॉन्ग विद वर्किंग कैपिटल। बट हमें वो भी तो चेक करना पड़ेगा कि बॉस इसके अंदर कितना पैसा हमारे पास रेडीली अवेलेबल है, कितना रिक्वायरमेंट है, और वही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्रक्स है। ओके, तो मेरे साथ आप लोग सब लोग फटाफट राइट डाउन सॉल्यूशन नाउ टू क्वेश्चन नंबर A7। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पार्ट जो कि है वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। मेरे साथ आप इसको सॉल्व करते रहिए। वैल्यू ऑफ फर्म, सो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एफसीएफएफ मॉडल, ठीक है। और हम लोग उसको डिस्काउंट करेंगे केओ के साथ। तो हमारे पास तो केओ अवेलेबल नहीं है तो हम लोग केओ को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। सोर्सेज, अमाउंट, वेट्स, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आफ्टर टैक्स सीओसी लिख लेते हैं और इधर हम लोग लिख लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जरूर सोर्सेज में आपके पास सोर्सेज होने वाले हैं डेट एंड इक्विटी दोनों, बिकॉज आप लोग चेक करो यहाँ पे इक्विटी भी है, यहाँ पे डेट भी है। सो वी हैव इक्विटी, वी हैव डेट, और आपके पास इक्विटी का अमाउंट कितना है 12 और डेट का अमाउंट है 8, टोटल 20। तो ये आपका हो जाएगा 0.6 और 0.4, टोटल 1, और आपके पास के ही अवेलेबल है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है
और जो आपका केडी है वो आपको स्पेशली यहाँ पे दिया गया है विच इज नथिंग बट 12%। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 12% हमेशा प्री टैक्स होता है, हमें चाहिए पोस्ट टैक्स आफ्टर टैक्स बेनिफिट्स। सो इसी 12% को हम लोग केडी कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। तो आपका इंटरेस्ट है 12% रेट का और 1 माइनस आपका टैक्स रेट है 0.3। सो दिस विल नाउ बिकम 12 इंटू 0.7 दैट इज 8.4%। ओके, ये आपका केडी है। और अभी हमारा डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपका केओ कैलकुलेट हो जाएगा, आपको काम लगेगा ये डिस्काउंटिंग करने में। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी 12.96। तो 12.96 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 13% मान के चल सकते हैं। दिस विल बी इजी फॉर आवर कैलकुलेशंस, इंस्टीट्यूट ने भी ये करा है। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफसीएफएफ। सो एफसीएफएफ ढूंढने के लिए हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। सो पर्टिकुलर्स, और दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए लेंदी है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 8 इयर्स है। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे सब कुछ डॉलर इन बिलियन है, ठीक है। और हमारा फॉर्मेट फिर क्या रहेगा, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सेल्स। सेल्स में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको सबसे पहले दिया गया है समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर वेरिएबल एक्सपेंसेस विच इज 40%। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 40%। फिर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी, फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू बी ऑन कैश बेसिस। फिर आपके पास है कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी, ओके। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपको अल्टीमेटली आएगा समथिंग विच इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड, ठीक है। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट कैश वाला सब्ट्रैक्ट हो गया और एडवर्टाइजमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर अभी आपका बचता है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, बराबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एफसीएफएफ मॉडल और एफसीएफएफ मॉडल में हम लोग इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो हम यही पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन को। सो आपको फिर मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके, बिकॉज हम लोग ने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। बट यही ईबीआईटी में से हम लोग सीधा सीधा टैक्स माइनस कर देंगे, और आपके पास टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 30%, ठीक है। पोस्ट टैक्स ईबीआईटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, या उसको आप एनपैट भी बोल सकते हो। और इसमें हम लोग ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो आपको फिर इवेंचुअली मिल जाता है कैश फ्लोस, ठीक है। यू विल बी गेटिंग द कैश फ्लोस। तो ये आपका फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सेल्स के साथ, ओके। तो चलिए, सबसे पहले क्या हमारे पास सेल्स अवेलेबल है, जी हाँ, सेल्स 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 आपके पास, आप जरा चेक कीजिए कितना है, 8 10 15 22, 8 10 15 22 30 26 23 और 20, ये आपका सेल्स है, ठीक है। और फिक्स्ड आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट भी अवेलेबल है, जो भी रेडीली फिगर्स दिया हुआ है पहले हम लोग उस चीज को लिख लेते हैं। ईयर 1 टू ईयर 4 में 1.6 है, 1.6, और ईयर 5 टू 8 में आपके पास है 2 मिलियन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस गाइस, वो है आपके पास ईयर 1 पे 0.5, फिर ईयर 2 एंड 3 में आपके पास है 1.5, फिर अगर आप चेक करो तो आपके पास है 3 4 5 6 में, और फिर है आपके पास ईयर 7 एंड 8 में 1, ठीक है। तो इसमें से आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स आ जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट साथ साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दैट इज नाउ गोइंग टू बी 3.2 4, फिर ये हो जाएगा 6, ओके, फिर ये आपका हो जाएगा 8.8, ये आपका है 12, 26 का 40%,
दिस विल नाउ बिकम 10.4, 23 का 40%, 9.2 और 20 का 40%, 8। तो इसी से आपको एनपीबी आईडीटी आ जाएगा, विच विल नाउ बी 8 माइनस 3.2 माइनस 2.6 minus 0.5. So this will now be 2.7. 10 minus 4 minus 1.6 minus 1.5. So this will now be 2.9. 15 minus 6 minus 1.6 minus 1.5. तो ये आपका आ जाएगा 5.9। और आप इसी तरह आगे का एनपीबी आईडीटी जरा कैलकुलेट कर लो फटाफट। इसी तरह आपके सामने अवेलेबल है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। अभी इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना डिप्रिसिएशन, पर याद रखिएगा ये एफसीएफएफ मॉडल, और एफसीएफएफ मॉडल में हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी रीपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा को तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो हमारे पास कैश फ्लोज अवेलेबल है, मतलब हमको कैश फ्लोज मिल जाएंगे, फिर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा जो भी इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स होगा वो, और जो भी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा वो, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। बट गाइस यहाँ पे अभी सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 के साथ, विच इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी ये वर्किंग थोड़ी मोनोटोनस होने वाली है, आप लोगों को बहुत इजीली आता होगा कैसे कैलकुलेट करना है, बिकॉज आपका यहाँ पे कैपेक्स दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट्स करने वाले कैपेक्स के अंदर, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे ईयर अवेलेबल है, और फिर हमारा जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा इसमें हम लोग ऐड करेंगे जितना भी कैपेक्स हो रहा है वो, और फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर, इसको पहले टोटल लिख लेते हैं, और इस टोटल में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे डेप्रीसिएशन, तो आपको मिलेगा क्लोजिंग डब्ल्यूटी, ठीक है। सो टोटल हमारे पास 8 साल है, जिसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस देखिए क्या है। तो आपका फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 17, और आप कैपेक्स कितना कर रहे हो। सो कैपेक्स 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 यहाँ पे आप चेक कीजिए, विच इज नथिंग बट 0.5। तो ये आप एक साथ लिख सकते हो 0.5, 0.8, 2, 2.5, फिर ये है आपके पास 3.5, 2.5, और फिर आपके पास 1.5 एंड 1, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 17.5, ओके, जिसमें हमें अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है विच इज एट द रेट ऑफ 15%, ओके। और क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हमने एट द बिगनिंग परचेज किया है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का आएगा 17.5 पे 15%, विच इज 2.625। तो हम लोग 2.63 लिख लेते हैं, तो आपको अल्टीमेटली क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा 14.87, ठीक है। फिर ये 14.87 इसका बिगिनिंग का हो गया, जिसमें हम लोग ऐड कर देंगे 0.8, तो ये आपको आ जाएगा 15.68, उस पे 15%, तो 2.35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 13.32, ठीक है। तो इसी तरह अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर। तो दोस्तों ये आपके डेप्रिसिएशन के फिगर्स आने चाहिए, और ये आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आना चाहिए, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन के फिगर्स 2.63, 2.35, 2.3, 2.33, 2.50, 51, जो भी आपको आया होगा 2.50, 2.35, 2.15। तो पहले इसी को हम लोग सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को 2.63, 2.35, 2.3, फिर 2.33, 2.5, 2.5, और उसके बाद 2.35 एंड 2.15, ठीक है। और जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें ईबीआईटी मिलेगा, कम ऑन, यस और नो, यस सर। तो 2.7 माइनस 2.63, तो आपको ईबीआईटी आ जाएगा 0.07, ओके। फिर उस पर ही 30% हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपको आ जाएगा 0.021। सो दिस विल नाउ बिकम 0.049, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे 2.63, सो इवेंचुअली आपको आ जाएगा 2.68, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आ रहा है 2.68। तो इसकी तैयारी अभी आप लोग कर लो, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट से ये पार्ट कैलकुलेशंस कर लो, बिकॉज इसमें अभी
आपको और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 2.9 माइनस 2.35, तो ये आपको देखो आ जाएगा 0.55। उस पे आपको सीधा 30% कैलकुलेट करना है, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, सीधा कॉपी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.38, डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड कर देते हैं 2.35, तो दिस विल नाउ बी 2.74, ठीक है। तो इसी तरह अभी फटाफट से आप लोग कैश फ्लोज को कैलकुलेट करो, ठीक है। चाहे तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, बट इतना प्लीज पहले कैलकुलेट कर लो। सो दोस्तों जैसे ही आप लोग ये कैलकुलेट करोगे तो आपके कैश फ्लोज आ जाएंगे 2.68, 2.74, 4.82, 6.72, 9.85, 8.17, 8.27 एंड 6.94। आई होप आप लोगों को यहां तक आपको कैश फ्लोज आ गए होंगे, ठीक है। सो ये था आपका एटलीस्ट कैश फ्लोज तक कैलकुलेशन, और इधर तक तो आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें अभी क्या नया है। ओके, यहाँ पे कैश फ्लोज तक तो सब कुछ ठीक था, चलो सर ये आपने किया, ये तो हमें आता ही था, बट इसके बाद अभी आप जो बोल रहे थे नया कंसेप्ट है वो क्या है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी कैश फ्लोज है उसमें से जो भी ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स परचेस हुआ या वर्किंग कैपिटल में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, तभी जाके हमें फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म आता है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपके पास करंट एसेट्स दे रखा है एज $3 million, ठीक है। तो अभी ये चीज थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपके पास करंट एसेट्स है $3 million, ठीक है। तो हमें अभी इसी का यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूं मेरा वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। अभी उसमें ना ईयर 1 में, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, ओके। क्योंकि देखो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पॉकेट में, अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास चलो बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा है, आप एक गाड़ी लेने जाते हो, अगर वो गाड़ी है 6 लाख रुपए की एग्जाम्पल, तो आपको आपके पॉकेट से 5 लाख और एडिशनली 1 लाख रुपया चाहिए। बट अगर आपके पास 5 लाख रुपया पड़ा है, अगर आप गाड़ी लेने जाते हो और वो गाड़ी की कॉस्ट सिर्फ 3 लाख रुपए, तो आपके पॉकेट से 3 लाख रुपया जाएगा, 2 लाख रुपया सरप्लस बचे, जो आप चाहो तो दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हो, राइट। तो यही पर्टिकुलर कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले ईयर 1 में कितना है, देखो कोई भी टेबल आपको याद नहीं करना है, फॉर्मेट याद नहीं करना है, लॉजिकली सोचो। आपका कैपेक्स है 0.5, ठीक है। तो चलिए आपको ईयर 1 में 0.5 तो आपको इन्वेस्ट करना है, साथ में इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल में भी पैसा डालना है, बराबर। अभी वर्किंग कैपिटल में स्पेसिफिकली इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट 20% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। कोई बात नहीं, वर्किंग कैपिटल इज 20% ऑफ द रेवेन्यू, तो हमारा रेवेन्यू फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना है, फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारा रेवेन्यू है $8 million, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखो अभी देखो $8 million मेरा रेवेन्यू है, उसका 20% मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1.6 का, यस और नो, यस सर। मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट सिर्फ 1.6 मिलियन डॉलर ही मुझे इन्वेस्ट करना है वर्किंग कैपिटल, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ $1.6 million वर्किंग कैपिटल का, तो मेरे को टोटल रिक्वायरमेंट, मेरा टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, 0.5 प्लस 1.6 मतलब देखेंगे तो $2.1 million, ये मेरा टोटल रिक्वायरमेंट। और हमारे पास अवेलेबल देखो कितना है अवेलेबल, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है $3 million, दिख रहा है आपको, $3 million। फिक्स्ड एसेट्स के नीचे देखो करंट एसेट्स, आपके पास $3 million अवेलेबल है। सो बेसिकली हमारे पास $3 million अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2.1, मतलब जो मुझे फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना है, कैपेक्स करना है 0.5 का, और वर्किंग कैपिटल में जो मुझे 1.6 डालना है, तो 2.1 जो मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है, मेरे पास तो 3 मिलियन तो अवेलेबल है। तो उसका मतलब क्या मेरे पास कोई सरप्लस है या नहीं, हाँ है ना सरप्लस। कितना सरप्लस अवेलेबल है, 3 माइनस 2.1, तो मेरे पास 0.9 का सरप्लस अवेलेबल है। बिकॉज आप सोचिए ना, आराम से मेरा 0.5 भी 3 मिलियन से हो सकता है और मेरा 1.6 भी 3 मिलियन से हो सकता है, तो मेरे पास 0.9 का सरप्लस बचता है, जो मैं चाहूं तो नेक्स्ट ईयर शायद मुझे कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने होंगे, या नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ वर्किंग कैपिटल में पैसा डालना होगा। डोंट यू थिंक मेरा उसके अंदर पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कम ऑन यस और नो, यस सर। तो ये सरप्लस को मैं फिर यूटिलाइज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मुझे
ये कैश फ्लोज में से कोई भी पैसा फिक्स्ड एसेट्स या वर्किंग कैपिटल में डालना है क्या? देन द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यहाँ पे यहाँ ये 2.68 मिलियन डॉलर से एक भी रुपया मेरा फिक्स्ड एसेट्स परचेस में नहीं जाने वाला है, एक भी रुपया मेरा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना। पता है क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ था, जिससे हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में पैसे ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, सो ये आपका FCFF 2.68 ही रहेगा। ओके, बट ये दोस्तों तभी पॉसिबल है जब भी आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड पार्ट। ठीक है, तो आप बैलेंस पार्ट यूज कर सकते हो फिक्स्ड एसेट्स बाय करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट की, सेकंड ईयर की, सेकंड ईयर में मेरा कैपेक्स देखो कितना है। सेकंड ईयर में मेरा कैपेक्स है 0.8, है ना? यहाँ पे देखो मेरा कैपेक्स कितना है, 0.8 है। ओके, और ऑल्सो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल अभी वो भी कितना होगा, 20% ऑफ द रेवेन्यू। तो मेरा रेवेन्यू कितना था भाई साहब? मेरा रेवेन्यू था 10 मिलियन का, राइट? तो 10 मिलियन का 20%, मतलब कैन आई से 2 मिलियन। अभी ध्यान से समझना, ये 2 मिलियन मेरा रिक्वायरमेंट है। ओके, 2 मिलियन जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसमें ऑलरेडी 1.6 तो वर्किंग कैपिटल मैंने फर्स्ट ईयर में ब्लॉक करा ही था। सो एडिशनल कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए मेरे को? एडिशनल चाहिए 0.4, मेरे को एडिशनल चाहिए 0.4। पहले आपको ये बात समझनी है कि कैपेक्स में जा रहा है 0.8, फिर वर्किंग कैपिटल बढ़ कितने से रहा है? तो वर्किंग कैपिटल मेरा बढ़ रहा है 0.4 से। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है अभी 1.2, मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है 1.2, एंड 1.2 में से मेरे पास ये सरप्लस तो पड़ा ही था ना, ये 0.9 का। सो इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा, एंड कैन आई से 1.2 रिक्वायर्ड पार्ट है, सरप्लस जो मेरे पास लास्ट ईयर का पड़ा था 0.9 वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे एडिशनल फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट आएगी? 0.3 की आएगी। और ये 0.3 कैन आई से यहां पे आप देख सकते हो 2.74 इतना कैश फ्लोज अवेलेबल है। तो उससे क्या मैं 0.3 ये मैं एडिशनली यूज कर सकता हूं? कम ऑन, यस और नो? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूं। सो नाउ 2.74 में से मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं 0.3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.44। इसको बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, ये वाली वर्किंग को ध्यान से समझना, बिकॉज वर्किंग कैपिटल में एडिशनल पैसा कितना ब्लॉक हुआ अभी हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है ना? तो 0.8 का कैपेक्स था, वर्किंग कैपिटल में एडिशनल चाहिए हमें 0.4, तो टोटल रिक्वायरमेंट हमारी 1.2 की, और ये जो सरप्लस पड़ा था ना 0.9, यही मैंने यहाँ पे डाल दिया एज अवेलेबिलिटी। तो अभी तो कुछ बचा नहीं है, बट एडिशनल मुझे 0.3 चाहिए। ओके, सो ये 0.3 यहाँ पे आ जाएगा। इसको बराबर से 1 मिनट ध्यान से वापस से एक बार देख लो। देख लिया? अभी देखो थर्ड ईयर में क्या होने वाला है। सो आपका थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट इन कैपेक्स कितना है? तो आपका थर्ड ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट इन कैपेक्स है 2। ओके, और वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में अभी आपका कितना पैसा जाएगा? सो आपका सेल्स कितना था? आपका थर्ड ईयर में आपका सेल्स था 15। ठीक है, तो 15 का 20%, 15 मिलियन का 20%, मतलब कैन आई पुट इट लाइक दिस कि आपको 3 मिलियन, ये आपका वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए बॉस। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वो सेल्स को फाइनेंस करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट इसमें ऑलरेडी आपके पास कुछ वर्किंग कैपिटल है। कैन आई से वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी 2 मिलियन का है, जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का 2 मिलियन का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था, वो 2 मिलियन तो है। तो अभी आपको एडिशनल कितना चाहिए? 1 मिलियन आपको एडिशनल चाहिए। तो 2 + 1 रिक्वायरमेंट कितने की है? 3 मिलियन। और अभी कोई भी सरप्लस वगैरह अवेलेबल है क्या? नहीं है, कोई सरप्लस नहीं। देखो ना, सरप्लस कुछ भी अवेलेबल नहीं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको पूरा का पूरा एडिशनल 3 कैन आई से कैश फ्लोज में से यूज करना पड़ेगा। कम ऑन, यस और नो? यस सर। सो ये आपका 3 मिलियन आपको कैश फ्लो में से यूज करना पड़ेगा। तो यहां से मैं 3 मिलियन को माइनस कर दूंगा। उसी के साथ साथ अभी हम बात करते हैं ईयर 4 की। तो ईयर 4 में आपका 22 मिलियन। ठीक है, ईयर 4। तो ईयर 4 में पहले कैपेक्स आपको कितना चाहिए? कैपेक्स चाहिए 2.5, और उसके साथ साथ अभी 22 मिलियन का आपका सेल्स है इंटू 20%, तो 4.4 बराबर है। 22 मिलियन है ना यहाँ पे? यस, तो 22 मिलियन का 20%, 4.4।
और आपके पास ऑलरेडी 3 मिलियन का तो जुगाड़ हो चुका है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 3 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो 1.4 ये आपको एडिशनल चाहिए। तो अभी आप बोलोगे कि सर इन दिस पर्टिकुलर केस 2.5 प्लस 1.4 ये आपका हो जाएगा 3.9, ठीक है। कोई भी सरप्लस वर्प्लस अवेलेबल नहीं है, 3.9 आपके कैश फ्लोज में से आपको माइनस करना पड़ेगा 3.9। तो यहां से मैं 3.9 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर 9.85 है, सॉरी यहाँ पे अभी आपका रेवेन्यू कितना है, 30 मिलियन है, 30, ओके। फिफ्थ ईयर पे 30 मिलियन। तो इन दिस पर्टिकुलर केस 30 मिलियन पे 20%, मतलब 6 मिलियन आपको चाहिए। और आपके पास ऑलरेडी 4.4 है, तो आपको 1.6 एडिशनल चाहिए। यहाँ पे आएगा 1.6 जो आपको एडिशनल चाहिए। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आप लोग चेक कर सकते हो कि कैपेक्स कितना है एट द एंड ऑफ ईयर 5। आपके पास कैपेक्स है 2.5 का, ठीक है। सो 2.5, सो 2.5 प्लस 1.6 ये आपके पास है 4.1। और कोई भी आपके पास एडिशनल डेटा नहीं है, आपके पास कोई भी सरप्लस नहीं है, तो 4.1 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी आप देखो ईयर 6 में इट इज 26। ओ अभी गाइस सेल्स कम हो रहा है, ये भी आपको बहुत ही कम देखने मिलता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे आपका सेल्स कम हो रहा है, अगर सेल्स कम होगा ना तो वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा, और वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा तो उसी पैसों से आप कैपेक्स कर सकते हो, तो आपका नीड ऑफ एडिशनल फंड्स थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 26 है, ठीक है, तो ये बात आपको पता लगानी है। आपका सिक्स में आपका कैपेक्स देखो कितना है, आपका कैपेक्स है 2.5, ठीक है। और आपका 26 मिलियन डॉलर है, तो 26 का 20%, तो ये आपका आएगा 5.2, बराबर। तो आपको 5.2 चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 6, ओके। ये आपके पास अवेलेबल है ना यहाँ पे 6। तो 5.2 माइनस 6 अगर हम लोग करेंगे तो 0.8, कहना है 0.8 नेगेटिव है, मतलब ये रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ये रिलीज है। क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल आपको एट एंड चाहिए, और यहाँ पे आपके पास वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी एट द बिगिनिंग पड़ा हुआ है 6, तो 0.8 का रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल है, तो ये मैं नेगेटिव में लिख देता हूँ 0.8, ठीक है। एडिशनल नहीं चाहिए, ये रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल आपका हो जाएगा। तो 2.5 माइनस 0.8 तो 1.7, और उसके बाद यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं आपके पास अवेलेबल, तो ये 1.7 आपका एडिशनल जाएगा इधर 1.7, ठीक है। दोनों मिला के फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों मिला। और फिर सेवेंथ की बात करते तो ये 23 है, ये और कम हो रहा है, ठीक है। तो 23 का 20%, सो ये आपका हो जाएगा 4.6। 4.6 एट द एंड है, ठीक है ना। और आपके पास एट द बिगिनिंग कितना था, 5.2, जो प्रीवियस ईयर का था। 4.6 माइनस 5.2, मतलब अभी भी आपके पास 0.6 है, वो है आपका रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.6 नेगेटिव में लिख देंगे, और कैपेक्स कितना है सेवेंथ ईयर में 1.5, 1.5 माइनस 0.6 ये आपका आ जाएगा 0.9, और तो कुछ है नहीं, ये आपका 0.9 आपके कैश फ्लोज में से ये पैसा जाने वाला है 0.9। और फिर आपके पास लास्ट है ईयर 8 पे आपके पास 20 है, तो 20 मिलियन पे आपका 20%, अगर हम देखेंगे तो आपको 4 मिलियन चाहिए टुवर्ड्स द एंड, और एट द बिगिनिंग कितना है 4.6, ये आपका एट द बिगिनिंग है। तो फिर से आपका रिलीज हो रहा है 0.6 का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कैपेक्स आपको कितना चाहिए 1, ये 0.4 आपको एडिशनल चाहिए, सो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ 0.4। सो इवेंचुअली हमें फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी 1.82, 6.72 माइनस 3.9, ये आपका आ जाएगा 2.82, 9.85 माइनस 4.1, ये आपका आ जाएगा 5.75, 8.17 माइनस 1.7, 6.47, 8.27 माइनस 0.9,
7.37 और 6.94 माइनस 0.4 6.54, ये आपके एफसीएफएफ से। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे एफसीएफएफ भी आएगा और टर्मिनल वैल्यू भी आएगा, जिसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट 13% हमें आया था, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एफसीएफएफ अभी आपके पास सब अवेलेबल है, तो इसी एफसीएफएफ को हम लोग लिख लेते हैं वहां पे टेबल में। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द टर्मिनल वैल्यू। तो आपका टर्मिनल वैल्यू फिर क्या आएगा? कैन आई से जो भी आपका फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है एट द एंड ऑफ ईयर 9 अपॉन केओ माइनस जी, हम लोग ये करेंगे तो आपको टर्मिनल वैल्यू मिल जाएगा। तो आपका एफसीएफएफ एट ईयर 9 क्या होगा? 6.54 में हम लोग ऐड कर देते हैं हमारा ग्रोथ रेट को। तो ग्रोथ रेट आपको कितना बोला गया है? द फ्री कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू गेट 5%। ठीक है, तो ये 5% से ऐड कर देंगे और आपका केओ है 13% माइनस 5%। सो 6.54 ऐड 5% डिवाइड दैट बाय 8%, तो ये आपका आएगा 85.84। ठीक है, तो इसी 85.84 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एंड ये दोनों का टोटल ये आपका आ जाएगा 92.38। ये सब हमें पीवी फैक्टर 13% के साथ डिस्काउंट करना है, तभी जाके हमें यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनल प्रेजेंट वैल्यू। सो दोस्तों ये आपका होगा 50.82 मिलियन यूएस डॉलर। और ध्यान रखिएगा कि आपका वैल्यू ऑफ फर्म है $50.82 मिलियन। बट ये तो सिर्फ एक पार्ट है, आपको सेकेंड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी फिर कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो भी आपका वैल्यू ऑफ फर्म होगा ना, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका वैल्यू ऑफ डेट। तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म है 50.82 और वैल्यू ऑफ डेट आप देख सकते हो यहाँ पे $8 मिलियन है। तो दिस विल नाउ बी, ये आपका आएगा $42.82 मिलियन। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी। और दोस्तों इसी से ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग। ओके, समझ में आ गया बेटा ये वाला पार्ट? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका 42.82 मिलियन में आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है। ठीक है, अभी मैं आपको जाते जाते बस खाली एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं, और वो ये है कि सर अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो व्हाट शुड वी सब्ट्रैक्ट? शुड वी सब्ट्रैक्ट बुक वैल्यू ऑफ डेट और शुड वी सब्ट्रैक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट? क्या लगता है आपको, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? बुक वैल्यू ऑफ डेट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, हमें मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो देखो एक ही डेट था। ठीक है, बट अगर हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना होगा तो हमें बुक वैल्यू ऑफ डेट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? आंसर इज, अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दिया है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। इस क्वेश्चन में हम लोग बुक वैल्यू ऑफ द डेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। So that's it, my dear students. I hope you all have understood this particular question. Thank you so much.